નમસ્કાર વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો. આપણે પહેલા લેક્ચરમાં આપણે પાઠ જોતા હતા. પાઠ 15 દાજ્યું, જેના લેખક હતા શેખર જોશી. તો પહેલા લેક્ચરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીંયા સુધી જોયું હતું कि मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया लेकर जान पड़ी. ईजा नहीं बाबा नहीं दीदी, बोली नहीं दाजू, हाँ दाजू. હવે ત્યાંથી આગળ આપણે જોઈશું. 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई. टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता है, दाजू जय हिंद. दाजू अब तो ठंड बहुत है. दाजू क्या यहाँ भी यूं पड़ेगा. यूं माने हिम माने की बर्फ़. दाजू आपने तो कल बहुत बड़ा थोड़ा खाना खाया. तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ती है और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता है. ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता है, दाजू कोई चीज़ पानी लाओ. लाया दाजू. शब्दों को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चुनती है. कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकांकी पर दूर हो गया. उन्हें अब चौक कैफ़े ही नहीं, सारा शहर अपनापन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा. परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता. और यह मदन था कि दूसरी संस्कार जाग उठे. अपनत्व की पतली डोर अहंग की तेज धार के आगे न टिक सके. दाजू चाय लाओ. चाय नहीं, लेकिन ये दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात. किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें. जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया. शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका. मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सके या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझा ही सब कुछ समझ गया. मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी. मैनेजर से शिद्दत का बहाना कर वह घुटनों में सर्दी कोठरी में सिसकियाँ भर भर रोता रहा. घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक था. इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो. परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अंतर की घुमती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं. मदन पूर्ववत काम करने लगा. दूसरे दिन कैफ़े जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई. कैफ़े में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो. दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया. आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लायू दाजू कहा. स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 ऑमलेट, पर तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो. शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा. हाँ, रुखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया. मदन चाय जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई. मदन की आंखों के सामने विंगट स्मृतियाँ घूमने लगी. जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना ही, दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें. जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा. उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा. हेमंत ने आगे के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा. बॉय कहते हैं साहब मुझे. संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया. आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था. विद्यार्थी मित्रों, હવે આપણે શબ્દાર્થ જોઈશું. શબ્દાર્થ તો પહેલાં છે સફાક. सफाक माने कि उजली. मीनू माने कि व्यंजन. और उसका दूसरा अर्थ होता है सूची. निसंग माने कि अकेला. जन सदमय माने कि शोरगुल युक्त. हिम माने कि बर्फ. यू माने कि बर्फ. दोनों का अर्थ एक ही होता है. अहम माने कि घमंड.
प्रेस्टीज माने कि इज्जत, वेदना माने कि पीड़ा। तो विद्यार्थी मित्रों, शब्दार्थ, स्वाध्याय और लेखक परिचय आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है।